सभी का प्राचीन भारत की इस वीडियो सीरीज़ में स्वागत है, जिसके तहत हम कक्षा 11वीं की ओल्ड एनसीईआरटी के तहत प्राचीन भारत का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, ये इस सीरीज़ का 12वां अध्याय है, 12वां चैप्टर है, जिसमें हम ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण के बारे में अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो भारत पर ईरानी आक्रमण हुआ उसकी क्या परिस्थितियाँ थी, कैसे किस प्रकार की स्थितियाँ बनी। तो सबसे पहले जिसे हमने अभी पढ़ा था मगध साम्राज्य के बारे में पिछले लेक्चर में, तो मगध साम्राज्य जो था वो एक प्रकार से उसने जहाँ पे मौर्य साम्राज्य स्थापित हो गया बाद में, या फिर जो मगध जनपद में हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था और जो आपके नंद वंश था, इनके द्वारा एक प्रकार से शक्तिशाली साम्राज्य था मगध साम्राज्य। और उसने आसपास के जितने भी साम्राज्य थे उनको सबको सम्मिलित करके मगध में शामिल कर लिया था। लेकिन यह स्थिति पश्चिमोत्तर भारत में नहीं थी। पश्चिमोत्तर भारत में कंबोज, गंधार और मद्र के राज्य जो थे, इनके बीच लगातार आपसी संघर्ष और द्वेष देखने को मिलता था। इसके कारण राजनीतिक अस्थिरता रहती थी और इसी का फ़ायदा उठाने के लिए आपको देखेंगे कि ईरानी आक्रमणकारियों को इस चीज़ से सफलता मिली। दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये था कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की पश्चिमोत्तर भारत में बहुत सारे ऐसे दर्रे थे जिनसे आसानी से आया जा सकता था। ठीक है, और न ही इस प्रकार से कोई एक मजबूत साम्राज्य था कि वो आने से रोकता या युद्ध में किसी चीज़ को शक्ति को पराजित कर सकता था। लेकिन जब मगध साम्राज्य शक्तिशाली हो रहा था, उसी समय ईरान में हकमनी साम्राज्य भी शक्तिशाली हो रहा था। और हकमनी साम्राज्य जो था वो अपना विस्तार पूर्व की ओर करना चाहता था। तो पूर्व की ओर करने पर भारत का पश्चिमोत्तर भारत, पंजाब और सिंध वाला क्षेत्र सबसे पहले पड़ता है। तो भौगोलिक स्थिति ने भी ईरानी आक्रमण की सफलता को सुनिश्चित किया। तीसरा महत्वपूर्ण कारण यहाँ पे महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा किसकी? हकमनी शासक की, जो अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसी क्रम में डेरियस नामक शासक के द्वारा 516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में घुसा और उसने पंजाब, सिंध नदी के पश्चिम के इलाके और सिंध को जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है, और ये जो क्षेत्र था ये फारस का 20वां क्षेत्र बना। इसे क्षत्रपी कहा जाता था। ठीक है, और ये क्षेत्र इतना समृद्ध था और इतना उपजाऊ था कि ये फारस साम्राज्य के लगभग एक तिहाई राजस्व के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि भारत पर सिकंदर के हमले तक पश्चिमोत्तर भारत के हिस्से पर ईरानी साम्राज्य का अंग बना रहा। अब आगे हम देखते हैं कि ईरानी जो आक्रमण हुए और हमारा संपर्क उनसे बढ़ा, उसके बाद इसके क्या परिणाम निकले। ठीक है, तो भारत और ईरान के बीच जो संपर्क था वो 200 सालों तक बना रहा और इससे भारत और ईरान के बीच व्यापार वाणिज्य में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली। अब व्यापार वाणिज्य में वृद्धि के कारण क्या हुआ कि दोनों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। तो आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ी, नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर मुद्रा जो था, टकसाल, उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिला। तो इस प्रकार से व्यापार वाणिज्य का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी किया जाने लगा। दूसरा महत्वपूर्ण कारक संपर्क परिणाम का है सांस्कृतिक कारक। तो सांस्कृतिक कारकों में आप देखेंगे कि ईरान की खरोष्टी लिपि का भारत में भी प्रयोग किया जाने लगा। इसका आपने पहले जो पिछले अध्याय देखे हों तो आपने देखा था कि अशोक के कुछ लिपि में इसकी जानकारी हमें मिलती है। तीसरा था कि मौर्य वास्तुकला पर ईरानी प्रभाव आपको देखने को मिला। तो मौर्य वास्तुकला पर यदि ईरानी प्रभाव की बातचीत की जाए तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि अशोक के स्मारक, विशेषकर घंटे के आकार, गुंबज पर कुछ ईरानी प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं इसी क्रम में अशोक के द्वारा जो राज्यादेशों की प्रस्तावना या जो शिलालेख वगैरह बनाए गए थे, उसमें जिस लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है वो ईरानी लिपि का ही एक प्रतिरूप है। ठीक है, तो यहाँ से इसके बाद अगला प्रभाव देखने को मिलता है कि यूनानियों के आक्रमण की पृष्ठभूमि भी इन्होंने तैयार करी। यूनानियों को भारत की अपार संपत्ति की जानकारी मिली और वह ईरानियों के जरिए ही इस जानकारी के साथ संपत्ति और भारतीय धन संपत्ति की ओर महत्वाकांक्षी हुए और उनकी लालच बढ़ी और इस प्रकार सिकंदर का आक्रमण हुआ। अब यहाँ से हम देखेंगे कि सिकंदर का आक्रमण कैसे परिस्थितियों में कैसे क्या रहा। तो ईसा पूर्व की 4वीं सदी से विश्व भर में आधिपत्य स्थापित कर चुके ईरानियों और यूनानियों के बीच लगातार संघर्ष जारी रहा। इस संघर्ष को तोड़ने का काम सिकंदर ने किया और उसने यूनानियों की ईरानियों पर जीत दिलाई
और जो सिकंदर था वो अत्यधिक महत्वाकांक्षी और लालची भी था, और वो अपने साम्राज्य का विस्तार भी काफ़ी ज़्यादा करना चाहता था। इसी क्रम में वह इराक, ईरान से होते हुए बलूचिस्तान और भारत के सिंध प्रांत में पहुंचा, और उसने संपत्ति का लालची था। तीसरा महत्वपूर्ण कारण, सिकंदर ने भौगोलिक अन्वेषण और प्राकृतिक इतिहास के प्रति एक ललक थी। वो नए नए खोज की चीज़ों में, नए नए बंदरगाह, ये सब चीज़ों में खोजबीन करने वाला शासक था। भारत की पूर्वी सीमा पर कैस्पियन सागर में वो क्षेत्र से इस प्रकार से जुड़ा हुआ था कनेक्टिविटी के माध्यम से, और उसने देखा कि में जाते समय भी जब वो यहाँ से गया तो उसने पाकिस्तान के जो मुल्तान वाला क्षेत्र है वहाँ से उसने अपने जो फारस की खाड़ी है वहाँ पर एक बेड़ा भी भेजा ताकि वो नए नए बंदरगाहों की खोज कर सके। पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति उसकी ये योजना के लिए उपयुक्त थी, क्योंकि इस क्षेत्र में अनेक राजतंत्र और कबायली गणराज्य थे। क्योंकि ईरानी आक्रमण के समय इन्होंने जरूर जीत लिया था, लेकिन ईरानी आक्रमण के बाद बहुत सारे क्षेत्र अपने आप में छोटे छोटे राज्यों में स्वतंत्र रूप से भी होने लग गए थे। ठीक है, यहाँ पे तक्षशिला का राजा आम्बी और दूसरा महत्वपूर्ण राजा पोरस था। ये दोनों राजा मिलकर चाहते तो युद्ध लड़कर सिकंदर को परास्त कर सकते थे, लेकिन इन दोनों में आपसी कोई ऐसी सुलह समझौता नहीं हुआ और दोनों ने अलग अलग युद्ध किया, जिसमें तक्षशिला का राजा जो आम्बी था उसने जल्दी ही घुटने टेक दिए, लेकिन पोरस के द्वारा युद्ध लड़ा गया, लेकिन वो भी ज़्यादा सफल नहीं हुआ। पर दोनों बाद में जाके सिकंदर के साथ मित्रतापूर्ण संबंध हो गए। भारतीय शौर्य का भी आभास मिल चुका था सिकंदर को। अब सिकंदर चाहता था कि वो और आगे बढ़े, लेकिन उसकी सेना लगातार 10-12 वर्षों से युद्ध कर रही थी और वो थक चुकी थी। उनने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तो थक हार कर फिर सिकंदर ने कहा कि मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूँ जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। यहाँ पर एक देखा जाए तो एक बड़ा कारण इन लोगों का आगे बढ़ने का एक कारण ये भी था कि ये लोग भली भांति जानते थे कि आगे आगे मगध साम्राज्य है। ठीक है, और मगध साम्राज्य जो था वो सिकंदर के साम्राज्य से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली और समृद्ध था। तो सैनिकों का उत्साह, मनोबल का कम होने का कारण एक ये भी था। आगे हम देखते हैं कि सिकंदर के आक्रमण के क्या परिणाम रहे। तो सिकंदर के आक्रमण ने प्राचीन यूरोप को भारत के निकट संपर्क में ला दिया। ठीक है, यहाँ पे नए नए जलमार्ग बने, नए नए मार्ग और उनकी जानकारी मिलती है। दूसरा जानकारी मिलती है कि भारत और यूनान के बीच विभिन्न और प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हुए, जिसमें स्थल मार्ग और जलमार्गों के द्वारा व्यापारिक शिल्पियों के मार्गों को भी सहूलियत मिली और उन्होंने भी इसका प्रयोग किया। तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि सिकंदर के द्वारा कुछ शहर बनाए गए, जैसे उसने झेलम के तट पर बुकेपाल शहर बनाया। यह शहर जो था वो उसने अपने घोड़े की याद में बनाया था। फिर आगे आपको पता चलता है कि उसने अपने मित्र नेरियास को सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने पर समुद्र तटों का पता लगाने के लिए भी भेजा था। वे सिकंदर के समय हमें उस समाज की तत्कालीन सती प्रथा, गरीबी, ठीक है, माँ बाप के द्वारा लड़कियों को बेचने की और पश्चिमोत्तर भारत के उत्तम नस्ल गाय बैलों के बारे में भी जानकारी मिलती है। चौथा परिणाम था मौर्य साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि ये लोग जो यूनानी आक्रमण सिकंदर के समय हुआ वो लोग आए जरूर थे, लेकिन वो कुछ ही समय वहाँ से चले भी गए, राज्यों को अपने अपने सौंप कर। तभी मौर्य साम्राज्य का विस्तार जो था वो पश्चिमोत्तर भारत से, यहाँ से आप देखेंगे आगे जाके कि वो काबुल तक हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो पूरा हिस्सा है यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का स्थापना हो जाएगी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं।